हेलो स्टूडेंट्स, विद्युतमय क्लास में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले क्लासों में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझा था, हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, फॉर्मूलास के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर तरीके से आगे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमारा विषय ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स जहां पर हम तीन कोणों के बारे में चर्चा करेंगे और वो तीन कोण जो संबंध रखते हैं वे रिलेट करते हैं हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल से। सो वी नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम पहले बना लेते हैं। चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका असली नाम है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जो नाम है वो असली नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आपके सामने जो दिख रहा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसको हम अगर बार बार बुलाना चाहेंगे, बार बार इसे बोलना चाहेंगे इसके बारे में, तो हम बार बार राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस चीज से बचने के लिए हम इसका एक नामकरण कर देंगे, एक पुकारू नाम जो हो जाएगा ABC। एक पेट नेम दे दिया इसका हम ABC। क्लियर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसका कोई एक एंगल होगा जो 90 डिग्री का होगा। तो हमें चित्र में देखकर ही समझ में आ रहा है ये राइट एंगल कितने पर है, एंगल B पर ये राइट एंगल है ना, मतलब ये 90 डिग्री है। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब एक बात और जानने की चीज है कि हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में हम अगर तीनों एंगल्स को जोड़ देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर, किसी भी ट्रायंगल में हम तीनों एंगल्स को जोड़ देंगे तो हमारा जो वैल्यू बनता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एंगल B जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री का है। तो मतलब हमारे पास बाकी जो दो एंगल बच गए, एंगल A और एंगल C, इन दोनों को जोड़ने से हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। यही बात है। तो हम क्या करते हैं कि जो बचे हुए दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल्स का हम कुछ नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो हम नाम रख लेते हैं कि जो एंगल C है हमारा वो थीटा है और एंगल A जो है वो हमारा बीटा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आप ABC छोड़कर थीटा बीटा क्या है? तो कहने का मतलब है कि बहुत साधारण सी बात है, हम ABC जो यूज करते हैं वो रोमन लिपि है ना, वो रोमन है, तो रोमन लेटर है। और हम जो क ख ग अपनी हिंदी जो बोलते हैं वो देवनागरी लिपि है ना। ठीक उसी प्रकार थीटा बीटा क्या है, ग्रीक लैटिन लैंग्वेज का एक लेटर्स हैं सभी। तो हम यहाँ पर लैटिन वर्ड्स यूज करेंगे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं। इसको लेके ज्यादा डरने का या कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। थीटा मीन्स क्या है, थीटा एक एंगल बताता है, वो चाहे 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के भीतर वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर है। लेकिन बशर्ते अगर हम यहाँ पर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा और बीटा, ये जो दो एंगल हैं, इनका वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी होगा 90 डिग्री से कम ही होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर थीटा और बीटा को जोड़कर 90 डिग्री है ना। एक एंगल B जो है वो ऑलरेडी 90 का हो चुका है, तो बचे हुए दो एंगल जो हैं उन दोनों एंगल को जोड़ के हमारा 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये दोनों एंगल जो हैं, इतना तो श्योर है कि 90 से कम होगा, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। इतना बात क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब दो एंगल्स आपस में जुड़कर 90 के बराबर हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, समपूरक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, समपूरक। अर्थात अगर हमें थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस बीटा हम कर सकते हैं, या हम अगर बीटा निकालना हो तो हम 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, है ना। इतनी सी बातें हुई। अब आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो समझने वाली बात है, हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, हिंदी में हम हाइपोटेन्यूज को कर्ण, बेस को आधार और P को हम लंब मानकर चलते हैं। और अंग्रेजी के ये अक्षर हमें बहुत कंफर्टेबल जोन में लेके जाते हैं, जहां पर हम चीजों को बहुत जल्दी जल्दी लिख भी सकते हैं और चीजों को समझ भी सकते हैं आसानी से। इसलिए अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग हमें आसान करता है चीजों को लिखने में और समझने में। तो हम PBH के द्वारा चीजों को समझेंगे, बार बार लंब, कर्ण और आधार को लेके हम बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सो
सबसे पहले हमें बस ये समझना है कि हम परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे और हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। एक साधारण से लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो साधारण से एक ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाते तो हम खड़ी रेखा को परपेंडिकुलर, पड़ी हुई रेखा को हम बेस, और जो सीढ़ी जैसी जो लैडर टाइप जो रेखा होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेकिन ये अधूरा कंसेप्ट है, ये पूरा नहीं है। पूरा समझने के लिए क्या हमें करना होगा, इसमें एक चीज और छूट जाता है, वो क्या है, जब हम सिर्फ और सिर्फ इस कोण के बारे में हम बात करेंगे तभी ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन जब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे, ऐसे परिस्थिति में हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो तो सेम टू सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह बदल देते हैं। जो पहले बेस बन रहा था वो अब परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो अब परपेंडिकुलर बन रहा था वो बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इन परपेंडिकुलर और बेस हम अपना जगह बदल लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो हमें याद रखने चाहिए, क्या याद रखने वाली बात है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली चीज है बच्चों, कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। नाउ व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, हम किस विषय में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स, हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस एंगल को देखना होगा। सपोज अभी हम थीटा को देख रहे हैं कि थीटा का पोजीशन यहाँ है, हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस थीटा के अपोजिट में जो है, जो उस थीटा के अपोजिट में जो दिख रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और वो थीटा जिस साइड पे बैठा हो वो साइड उसका बेस होगा, है ना। क्लियर हो रही है बात। सपोज मैं फिर एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है, अब थीटा का पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। ये बात तो क्लियर हो गई बात। अब थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा किसके ऊपर बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं कि थीटा इस साइड पे बैठा हुआ है, तो मतलब ये बेस हो जाएगा, और थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेके बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हम लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इस बात को और बेहतर तरीके से एक बार समझ लेते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है हमारा, ये साइड हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, अब हम अगर थीटा के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं कि थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है, कौन सा साइड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। और थीटा किसके ऊपर बैठा हुआ है, इस साइड के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा बेस। क्लियर है। अब अगर हम थीटा को छोड़कर यदि हम बीटा के बारे में बात करें तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटा जो एंगल है, ये बीटा एंगल किस साइड पे बैठा हुआ है, इस साइड पे बैठा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा बीटा के रिस्पेक्ट में बेस, और अपोजिट जो साइड है बीटा का वो है हमारा BC, और ये बीटा के केस में हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम एक उदाहरण लेकर, एक एग्जांपल लेकर इस बात को भली भांति समझ लेते हैं। ओके, लेट्स मूव। चलिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यूज दिए हुए हैं, सपोज 3, इसे एक बार हम लिख लेते हैं। अगर वैल्यूज दिया हुआ है 3, 4, ओके, और इसके बाद सपोज 5, 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, और हमारे पास जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो एंगल बी पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, अब आपको अगर पूछा जाए एंगल थीटा और बीटा के बारे में, क्या पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, आप कहोगे कि थीटा का उत्तर परफेक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इसका मान 90 डिग्री से कम होगा, है ना, लेस देन 90 डिग्री होगा।
है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा का मान कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि इसका मान लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर आपसे मैं पूछूं थीटा और बीटा मिलाकर कितना होगा, तो आप बोलोगे ये मिलाकर 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 90 डिग्री तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ना ही 90 डिग्री से कम हो सकता है। दोनों को जोड़कर 90 डिग्री ही होना होगा। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री या समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर। अगर इसी ट्रायंगल से अगर आपको पूछा जाए साइन थीटा, अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा, तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, जिसे हम शॉर्ट में P बाय H लिखते हैं। अब हमें ये तय करना होगा कि परपेंडिकुलर क्या है। तो हमें देखना होगा कि इसमें परपेंडिकुलर हम डायरेक्ट जाकर 3 नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमारा आदत बना हुआ है कि ऐसे ट्रायंगल के जब भी कोई एक डायग्राम सामने आता है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसे हम बेस मान लेते हैं। यही हमारी गलती है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह बदल सकते हैं। तो हमें देखना होगा यहाँ पर साइन थीटा में हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है, लेकिन हमें देखना होगा ये किस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ थीटा के बारे में बात किया जा रहा है, और थीटा यहाँ है, तो थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो होगा बेस, और थीटा के अपोजिट में जो दिख रहा है वो होगा 3। मतलब यहाँ परपेंडिकुलर का मान कितना होगा, 3 होगा, और हाइपोटेन्यूज का मान कितना होगा, 5 होगा। क्लियर। अगर हमें पूछा जाए कि कॉस बीटा का मान कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, कॉस का मान होता है P बाई H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता करना होगा कि बेस क्या है। तो बेस हम ऐसे ही तुरंत 4 नहीं बोलेंगे, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा देखना चाहिए कि किस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बीटा के बारे में बात किया जा रहा है, और बीटा हमारा यहाँ है, तो बीटा जिस पे बैठा होता है वो उसका बेस होता है। तो बीटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 पे बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ बेस 4 ना होकर 3 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो 5 का 5 ही रहेगा। क्लियर। तो हमने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 आया और कॉस बीटा का वैल्यू 3/5 आया, है ना। और मुझे लगता है कि आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेके, उनके पोजीशंस को लेके कोई भी शिकायत शिकवा अब नहीं रह गई होगी। आपको सब कुछ पूरा साफ सुथरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता हो और कहीं कोई कंफ्यूजन होता हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। आपको पर्सनली मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आपके डाउट को मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें हमारे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे उसी सवाल से, और जितना कुछ हमने पहले वीडियो में और इस वीडियो में हमने सीखा समझा, उन सभी रूल्स को हम फॉलो करेंगे और उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो हम एक सवाल ले लेते हैं। ओके। सवाल है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 7/25, फाइंड ऑल T रेशियोज। T रेशियोज मीन्स हम शॉर्ट में चीजों को लिख लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है। हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मान निकालना है यदि cos थीटा इक्वल्स टू 7/25 हो। ठीक है। अब ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम बार बार इन चीजों पे कंफ्यूज होने लगते हैं कि कभी कोई किसी मेथड से बनाता है, कभी कोई किसी मेथड से बनाता है। हम किस मेथड से बनाएं और हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चीजों को समझने के लिए कि आप वही मेथड से बनाएं जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, है ना। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए एक बात हमेशा समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री टोटली एक राइट एंगल पे डिपेंड होता है ना। अब तक हमने यही जाना कि ट्रिग्नोमेट्री का बॉस कौन है, कौन इसका हीरो है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास सामने क्या क्या चीजें हो जाती हैं। एक चीज तो कंफर्म है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है,
और बाकी बचे हुए दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री होता है, जिसे हम आपस में कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक कोण कहते हैं। चलिए यहां तक बातें क्लियर है। अब इसके अलावा जो है 3 साइड्स होते हैं, एक हाइपोटेन्यूज कंफर्म है, वो कभी नहीं बदलता, परपेंडिकुलर और बेस का स्थान बदलते रहता है। हम नॉर्मली थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसे परपेंडिकुलर और इस नीचे वाले को बेस मानकर चलते हैं, है ना। तो अब हमेशा याद रखिए, आपको या तो तीनों साइड पता होना चाहिए। आपको अगर परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो समझ लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ पता है। या फिर आपको कोई 2 साइड पता है और एक एंगल पता है, तो समझ लीजिए आपको उस ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ पता है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो आप इन दोनों कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन को चेक कीजिएगा कि आप किस कंडीशन में तुरंत आसानी से और जल्दी पहुंच सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। और तीसरी बात यह है कि आप अगर फॉर्मूलाज को बढ़िया से रट कर रखे हैं, फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखे हुए हैं, आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, तुरंत चीजों को समझ सकते हैं, तो आप फॉर्मूले से चीजों को तुरंत रिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं, है ना। तो और इसके बारे में तो हम चर्चा करते ही रहेंगे और हम सीखते ही रहेंगे और हमारा इस विषय में चलता ही रहेगा क्लास। लेकिन पहले हमें समझना है कि हम या तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पूरा निकाल लें, जो सबसे आसान होता है, या फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइड्स दिए हुए हैं, तो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए सवाल को बनाकर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि कॉस थीटा का मान, हमें बोला गया है कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/25, है ना। तो कॉस का वैल्यू होता है क्या है, हमें पता है कि कॉस थीटा का मान जो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 7/25। तो हमें देख रहे हैं कि हम बेस का वैल्यू हमें मिल गया ना, बेस का वैल्यू मिल गया 7 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब हमें जो मेंबर है परपेंडिकुलर, हमें अगर P पता हो जाए तो हमें तीनों साइड्स का वैल्यू मिल जाएगा और उसके बाद हमें जो पूछा गया उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो क्यों ना चलिए हम P पता कर लेते हैं। और P पता करने के लिए पाइथागोरस जी ने हमें एक बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला दिया हुआ है, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम तुरंत जाके P पता कर लेते हैं। उन्होंने बताया था कि h² इक्वल्स टू P² प्लस B² होता है, ये चीज उन्होंने बताया था। हम या तो डायरेक्ट इसमें बैठा लेते हैं तो हमारा मान आ जाएगा, या फिर नहीं तो हमें जो निकालना है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। हमें क्या निकालना है, P निकालना है ना। तो P² इक्वल्स टू क्या होगा, बड़ा होता है h², उसमें B² को घटा लेंगे, अब मान बैठा लेंगे, है ना। तो h का और B का मान हमारे पास है ऑलरेडी। h का मान है 25, है ना, उसका स्क्वायर, और B का मान है 7, फिर उसका स्क्वायर। इसके बाद हम स्क्वायर कर लेते हैं, 25 का 625, है ना, 7 का 49, है ना। क्लियर। इस प्रकार हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनकर आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 576। क्लियर। तो जितना कुछ था सब P² का वैल्यू था, है ना, जितना कुछ हमने पाया सब P² था। P इक्वल टू कितना हो जाएगा, √576। तो हम देखते हैं कि जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। क्लियर। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमें P का वैल्यू मिल गया 24। क्लियर। हमारे पास B का वैल्यू भी है, H का वैल्यू भी है, P का वैल्यू भी है। अब बताइए, जो पूछना है पूछ सकते हो, हमें तो सबका बारे में पता है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने सारे होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। वो क्या है, साइन होता है, उसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस होता है, उसका उल्टा सेक होता है, टैन होता है और उसका उल्टा कॉट होता है ना। तो हमें अगर 3 का पता है तो बाकी 3 तो ऐसे ही मिल जाएंगे, उलट देंगे हर चीज को, है ना। तो चलिए उसके बारे में कर लेते हैं फिर। तो हमें जो दिया हुआ क्वेश्चन था वो था cos थीटा इक्वल टू 7/25। इज दैट क्लियर। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया और उसके बाद थीटा को हम इस जगह पे प्लेस कर लेते हैं। हम नॉर्मल केसेस में थीटा को हमेशा बेस पे ही लेते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, ये होगा।
और हमारा परपेंडिकुलर फिक्स है ये होगा, और बेस भी हमारा ये होगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। क्लियर। और यहाँ पर हम जब देख पाए, हमने सॉल्व किया तो हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना मिला था, हमें परपेंडिकुलर वैल्यू मिल गया था 24, है ना। बेस का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 7, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, है ना। तो हमें वैल्यू मिल गया ये 25 मिल गया, है ना। बेस हमारा 7 मिल गया और परपेंडिकुलर हमारा मिल गया 24। अब हमें बाकी बचे हुए जो एक तो दिया हुआ था cos थीटा इक्वल 7/25 बच गए 5, और बाकी 5 के निकालने हैं, है ना। तो 5 में से रैंडमली आप जो चाहे वो निकाल सकते हो। अगर मुझे चाहिए tan थीटा तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का बाई बेस, हम परपेंडिकुलर का वैल्यू बैठा देंगे 24, बेस का वैल्यू बैठा देंगे 7, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हमें कहा जाए कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। पहले तो हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला बैठाएंगे। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का स्पेशली मुझे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें अगर 3 मेंबर्स के बारे में पता है तो बाकी 3 मेंबर्स के बारे में ऐसे ही पता चल जाएगा, है ना। हमें साइन के बारे में पता है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच होता है, तो कॉसेक उसका उल्टा है, तो मतलब ये क्या होगा एच बाई पी होगा, है ना। तो हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना आया 25, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है 24, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25/24। ओके, मुझे लगता है आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी प्रकार हम 6 के 6 जितने सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उन सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक? इसके अलावा हम अल्टरनेटिवली कुछ बातों को और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमेशा आपके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को जोड़ने से आता है ना। तो हम हमेशा हाइपोटेन्यूज के प्लेस में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखेंगे, है ना। और ये हमारा p होता है, ये हमारा b होता है व्हेन दिस इज थीटा। ओके, इस बात को भी हमेशा याद रखना है। जैसे ही हम इस वैल्यूज को देखेंगे 7 and 25, हम तुरंत यहाँ बैठा के 7 and 25 का स्क्वायर करके, है ना, जोड़कर फिर हम अंडररूट करके तुरंत यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, है ना। क्लियर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चूंकि 7 और 25 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू था, तो हम यहाँ बेस का वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातों को हमेशा हमें याद रखना है। तो इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में अगर हमें चीजों को लिखना है तो परपेंडिकुलर, मैं इसे मिटा लेता हूं और फिर से एक बार बना लेता हूं। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसे बना लेता हूं। चलिए, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर। हम बेस के पास क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हम हाइपोटेन्यूज की जगह में क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जब थीटा हमारा ये एंगल हो। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब अगर हम अल्टरनेटिवली चीजों को बात करें तब हम फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे उस पे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए, अब हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था cos थीटा इक्वल्स टू 7/25, है ना, इसे हम फॉर्मूलेस के द्वारा कैसे सभी रेशियोज को पता करेंगे उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि cos थीटा का वैल्यू 7/25 है तो cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो हम sec थीटा पता कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। दो वैल्यूज तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। क्लियर। अब रही बात फॉर्मूलाज की, हमें कितने सारे फॉर्मूलाज याद है ना। तो सबसे पहला जो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है वो फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला से हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा।
जिसे हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे हम? 1 लिखेंगे माइनस कॉस का वैल्यू हमारे पास 7/25 था, है ना, जिसे हम पुट कर देंगे और ऊपर में स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 49/625 आ जाएगा, है ना। इसे फिर हम सॉल्व आउट करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 576/625। ओके, फिर हमारे पास जो वैल्यू है, अब जो लास्टली हमें जो वैल्यू मिला वो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला, है ना। क्लियर है? अब हम फाइनली क्या चाहेंगे? साइन थीटा का वैल्यू चाहेंगे, है ना। जब हम साइन थीटा का वैल्यू चाहेंगे तब क्या होगा? जब हम साइन थीटा का वैल्यू चाहेंगे तो हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 576/625 के ऊपर में अंडर रूट आ जाएगा तो हमें मिलेगा 24/25, जो हमारे साइन थीटा का वैल्यू होगा। क्लियर? तो हमने साइन थीटा का वैल्यू पा लिया। साइन थीटा का वैल्यू हमने कितना पाया? साइन थीटा इक्वल्स टू हमने पाया 24/25। जब साइन थीटा का हमें वैल्यू मिल गया तो उसका उल्टा कॉसेक थीटा का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा 25/24, है ना। अब सिमिलरली एक फॉर्मूला और हमारे पास है, वो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला से हम अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू है, हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू है ना, तो हम इस फॉर्मूला में बैठा के भी हम टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से भी एक अच्छा फॉर्मूला हमारे पास है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज यूज कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है। वो क्या फॉर्मूला है? हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। हमारे पास साइन का वैल्यू भी है और हमारे पास कॉस का वैल्यू भी है। तो हमारे पास जो साइन का वैल्यू है वो कितना है? हमारे पास जो साइन का वैल्यू है वो 24/25 है, अपॉन कॉस का वैल्यू हमारे पास है, कॉस का वैल्यू हमारे पास 7/25 है, जो 25/7 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 24/7 आ जाएगा। अब जब tan का वैल्यू मिल गया तो हमारे cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? जस्ट tan थीटा का उल्टा होगा, मीन्स 7/24 होगा। तो इस सवाल में हमने ये समझा कि जब कभी आपको अगर किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो हम उसके हेल्प से तीनों साइड्स पता कर लेंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। पता कर लेने के बाद फिर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आंसर हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, आपको ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम होगा, है ना। प्रॉपर्टीज अगर आपको ठीक से नहीं पता है तो आप ट्रू फॉल्स का आंसर्स कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे और आपको रटना पड़ेगा सभी चीजों को। इन चीजों से बचने के लिए प्रॉपर्टीज को समझना ही पड़ेगा और वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझ लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स में आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब देखिए, कोई चीज 1 से बड़ा होगा कि कोई चीज 1 से छोटा होगा, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। चलिए पहले उन बातों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शन को समझना होगा। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन समझ लेते हैं। फ्रैक्शंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, कितने किस्म के फ्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शन में सबसे पहले जो होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ऐसा हम बाई खींचने के बाद जो ऊपर का टर्म होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले टर्म को हम डिनोमिनेटर कहते हैं ना। न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हम डिनोमिनेटर कहते हैं।
ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इतनी बातें हो गई जानकारी की। अब हम बात करते हैं कि ऐसा वो फ्रैक्शन जिसमें ऊपर का वैल्यू छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर कुछ भी आप पहले लिख लो, आप अगर 3 लिख लिए तो नीचे से बड़ा ही लिखना पड़ेगा 4। मतलब ऊपर अगर छोटा हो, ऊपर अगर छोटा हो, ऊपर अगर छोटा तो पूरा वैल्यू 1 से छोटा, बस इस बात को याद रखना है ना। ऊपर अगर छोटा तो पूरा वैल्यू 1 से छोटा, इस बात को याद रखना है। कंफ्यूजन कहां होती है बच्चों को, जब प्रॉपर फ्रैक्शन की चीज, मान लो हमने ऐसा लिखा 999/1000, बताइए इसका वैल्यू ये 1 से छोटा है या बड़ा है? तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा वैल्यू क्या 1 से छोटा हो सकता है, 999 फिर उसके बाद 1000, ये 1 से बड़ा ही होगा। लेकिन बच्चों याद रखना हमेशा, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई चीज लिखा हुआ हो और ऊपर का वैल्यू बड़ा छोटा हो तो वो वैल्यू 1 से छोटा होगा, और अगर ऊपर का वैल्यू बड़ा हो तो 1 से बड़ा होगा। बस यही बात को याद रखना है। मतलब यहाँ न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है नीचे के वैल्यू से छोटा है, इसलिए वैल्यू 1 से छोटा होगा। और ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, उल्टा होता है, ऊपर का वैल्यू बड़ा होता है और नीचे का वैल्यू छोटा होता है, और ऐसे वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना। आप देख ही रहे, ऊपर 4 है और नीचे 3 है। हम 4 में से 3 निकाल सकते हैं, कैसे? क्योंकि जो 4 है ये 3 + 1 से मिलकर बना है। मीन्स व्हाट, इसमें से हम एक 3 को निकाल सकते हैं, इसलिए ये 4 बड़ा है ना, और इसका वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा। क्यों? या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो चीजों को, हम जब इसे डिवाइड कर देंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, कैरी 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1/3। इट मीन्स व्हाट, 1 and 1/3, ऐसे ना। मतलब एक तो है ही, साथ में और 1/3 है, मतलब ये 1 से बड़ा है। लेकिन इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा, हमें डेसिमल्स का सामना करना पड़ेगा, पॉइंट देके 0 देना होगा, फिर डिवाइड करेंगे, है ना। 7 × 28 होगा, मतलब पॉइंट दे के स्टार्ट हो रहा है, मतलब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 से छोटा है, ये 1 बन ही नहीं पाया, है ना। क्लियर? चलिए, ऐसे तो फ्रैक्शंस के बारे में बहुत सारे आगे हम डिस्कस करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, रिकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन अभी हमारा वो पार्ट नहीं है, तो हम उसे बाद में समझ लेते हैं। फिलहाल हमने ये समझा कि कोई भी फ्रैक्शन को हम कैसे जज करेंगे कि 1 से छोटा है या वो बड़ा है। तो हम वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। इसमें बोला जा रहा था कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हम देखते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। और परपेंडिकुलर और बेस में कोई किसी का भी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। आप परपेंडिकुलर वैल्यू 4 भी रख सकते हो और बेस का वैल्यू 3 भी रख सकते हो। आप उल्टा भी रख सकते हो, बेस का वैल्यू 3 रख सकते हो और बेस का वैल्यू आप 4 रख सकते हो। इस केस में तो tan थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस केस में tan थीटा का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज, ये जो बात बोला गया है ये गलत है, यहाँ में भी होना चाहिए था, है ना, तब ये सही होता। ये ऑलवेज हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये बात तो ठीक नहीं है, ये छोटा भी हो सकता है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। बात क्लियर? अब हमारा पॉइंट कहता है और सर्टेन एंगल थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 इज पॉसिबल। हमें देखना है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 पॉसिबल है या नहीं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, हमें याद है पहले से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि पिथागोरस जी ने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है ना, और परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज से हमेशा छोटा होता है। तो अब आप ही बताइए, अगर नीचे हमारा हाइपोटेन्यूज है जो बड़ा है परपेंडिकुलर से, है ना, तो मतलब परपेंडिकुलर हमेशा छोटा होगा, और जब ऊपर में हमेशा चाहे वो परपेंडिकुलर हो
चाहे वो बेस हो, कुछ भी ऊपर बैठा लो, वो तो हाइपोटेन्यूज से छोटा ही होगा। जब ऊपर छोटा होगा तो साइन का और कॉस का वैल्यू, क्योंकि कॉस का भी हमारा जो वैल्यू होता है वो b/h होता है ना, तो इस केस में और इस केस में, इन दोनों केसेस में हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू हाइपोटेन्यूज के वैल्यू से कम ही होगा। तो जब ऊपर का वैल्यू कम हो तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू होगा उसका वैल्यू 1 से हमेशा कम होगा, 1 से कभी ज्यादा हो नहीं सकता। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर का वैल्यू बड़ा दिया हुआ है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को किस तरह से रिलेट करते हैं, कैसे उनके पोजीशंस को हम समझते हैं, थीटा के पोजीशन और बीटा के पोजीशन को कैसे हम रिलेट करते हैं, कैसे उन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होते हैं, है ना, और tan थीटा का जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का पॉसिबल वैल्यूज कैसे होता है, कैसे हम उसे जज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा, है ना। अब जितना कुछ सीखा, और मैं आशा करता हूँ उसमें आपको मजा आया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में, आपको समझ में आया होगा, है ना। आने वाले क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझेंगे, कैसे हम टेबल्स के अंदर में वैल्यूज को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसे ऐसे याद करेंगे जैसे कि लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, है ना। और याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, समझ लेंगे चीज़ों को, कैसे लिंकअप करेंगे, इन सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे। तब तक के लिए अब तक हमने जितना सीखा उन सभी चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए और फॉर्मूलाज को जितना मकअप कर सकते हैं आप याद कर लीजिए। फिर हम चीज़ों को समझेंगे कि फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है, उनका आपसी रिलेशंस कैसे है, वो हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।